सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे युवाओं में ईयरफोन के लगातार इस्तेमाल से बढ़ रहे हियरिंग लॉस के खतरे पर बलरामपुर अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं ओम अवस्थी। लगातार लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल हमारे कानों पर क्या असर डालता है, आखिर क्यों युवाओं में टिनिटस की बीमारी बढ़ रही है और बच्चे स्लीप एपिनिया के शिकार हो रहे हैं, और बढ़ते प्रदूषण और बदलती लाइफस्टाइल में इन बीमारियों के लक्षणों को नजरअंदाज करना क्यों भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बलरामपुर अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में हियरिंग लॉस और टिनिटस के मामले बढ़े हैं। आपके पास इससे जुड़े किस तरह के मरीज आ रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आई? आमतौर पे टिनाइटिस की जो समस्या होती है ये ओल्ड एज के लोगों में ज्यादा मिलती है। उम्र के साथ कान की नसें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती हैं और कान में सीटी बजना, सनसनाहट होना, झिंगुर की आवाज आना, भारीपन रहना, ये समस्या रहती है। मगर आज के परिवेश में यंग एज के जो बच्चे हैं या टीनेजर्स कह लें, जो आजकल मोबाइल के फोन पे हैं या हेडफोन लगा के लगातार क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं या म्यूजिक सुनते हैं लाउड नॉइज में, तो ये समस्या अब आजकल टीनेजर ग्रुप में ज्यादा तक मिल रही है। और मान के चलिए 10 से 20% पूरी ओपीडी में टिनाइटिस की कंप्लेन वाले बच्चे आने शुरू हो गए हैं। क्या ईयरफोन का लगातार इस्तेमाल सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाता है और क्या इसका पूरी तरह से इलाज संभव है? देखिए, जो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है, यानी तेज आवाज के कारण जो कान की सुनने की क्षमता गिरती है, वो दो तरह की होती है। एक टेम्पररी शिफ्ट, जो साधारणतः प्रिकॉशन लेने पे या समय पे इलाज कराने पे वापस आ जाती है, और दूसरी होती है जो परमानेंट शिफ्ट। परमानेंट शिफ्ट जैसे तेज धमाके या इस तरह के लाउड एक्सपोजर में लगातार रहने से फिर वो हियरिंग लॉस परमानेंट शिफ्ट में जाता है। होता यह है कि कान के जो सबसे अंदर का हिस्सा है, वहां पर इनर हेयर सेल्स होती हैं। लगातार तेज आवाज इन्हीं इनर हेयर सेल्स को धीरे धीरे कमजोर कर देता है और मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इनका रिजेनरेशन यानी कि दोबारा ये ठीक नहीं होती हैं, इसीलिए ये टिनाइटिस की समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर हियरिंग लॉस में भी बदलती है। तो जो ईयरफोन का यूज कर रहे हैं लगातार, उसमें के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप कितनी देर तक और किस इंटेंसिटी पे अपने कान को लाउड नॉइज का एक्सपोजर दे रहे हैं। यदि ये मध्यम इंटेंसिटी पर है और बीच बीच में आप उसमें थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं तो ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर लगातार आप उसका ओवर यूज कर रहे हैं तो ये समस्या धीरे धीरे टिनाइटिस की, कान में सीटी बजना, सनसनाहट होना, कुछ लोगों में ईयरफोन लगाने के कारण कान में एक भारीपन बना रहता है, हल्का हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, अनिद्रा, यानी ये सब भी सारे कैरेक्टर हैं। केवल टिनाइटिस ही नहीं है, चिड़चिड़ापन है, लैक ऑफ स्लीप है, आंखों पे ग्लेयरिंग सिम्टम्स हैं, ये सारे भी इसके साथ रेडिएशन के इफेक्ट के दायरे में आते हैं। जी, आपने जैसे बताया कि ये दो तरह से होता है, तो सुनने की क्षमता कम होने के शुरुआती संकेत क्या है? मतलब वो क्या लक्षण है जिससे माना जाए कि अब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? आमतौर पे ये जैसे कोई भी टीवी का प्रोग्राम देखते समय रिमोट से वॉल्यूम बढ़ा लेना, किसी व्यक्ति के बोलने पे बार बार उसकी तरफ इशारा करके बोलना आपने क्या कहा, सर में भारीपन बना रहना और ऐसा लगना कि आवाज कान तक तो आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं हमको कान में उसकी क्लैरिटी प्रॉपर नहीं है। तो ये शुरुआती लक्षण हैं जिसको आप टाइम पे अगर देखते हैं, पहचानते हैं, या जहां पर शोर नहीं है आप वहां बैठे और कान में आपके सीटी या सनसनाहट की आवाज बनी हुई है, तो जैसे ही लक्षण शुरू हो और कान की कोई प्रोसीडिंग यानी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि आपको कोई कान की बीमारी रही है, सब कुछ सामान्य ही था, तो सब सामान्य रहने के बाद, लाउड साउंड करने के बाद अगर इस तरह के लक्षण आए, सर में भारीपन है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, कान में सीटी बज रही है, तो फिर डॉक्टर को दिखाना जरूर चाहिए। अभी हाल ही में इस संदर्भ में एम्स में एक स्टडी हुई जिसमें डॉक्टर्स ने एक फॉर्मूला दिया 60-60 रूल, और उसको अपनाने की सलाह दी। इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये क्या है और इससे किस तरह से मदद मिलती है? ये 60-60 रूल बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि यदि आप लगातार कान में तेज आवाज का इस्तेमाल हो रहा है या कोई क्लासेस कर रहे हैं या कॉल सेंटर में काम करने वाले हैं, तो 60 मिनट तक आप कान में ईयरफोन का इस्तेमाल करें। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके 60% से ऊपर ना जाए। जैसे मान लीजिए जो वॉल्यूम है वो 0 से 10 के बीच में, तो उसको 6 से ऊपर ना बढ़ाएं। दूसरा, अगर 85 डेसिबल से ऊपर आप लगातार कोई भी चीज लगातार सुन रहे हैं तो वो कान में टेम्पररी शिफ्ट को परमानेंट शिफ्ट की तरफ ढकेल देता है। तो 60-60 रूल यही है कि 60 मिनट और 60% ऑफ इंटेंसिटी, और उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का फिर ब्रेक लें। 2-2, ढाई घंटे जो लगातार ऑनलाइन लगे रहते हैं वो ठीक नहीं है। 10 से 15 मिनट का ब्रेक आपके कान को सुरक्षित भी रखेगा और आपकी सुनने की क्षमता भी बनी रहेगी। अच्छा, क्या जैसे आपने बताया कि ब्रेक लेना जरूरी है, क्या कोई ऐसी भी लिमिट है कि दिन भर में कितनी देर तक ईयरफोन का इस्तेमाल करना सुरक्षित माना गया है? देखिए, इसमें कोई इस तरह की शोध नहीं है, बस ये कहा जाता है कि कोई भी चीज की इंटेंसिटी अगर 85 डेसिबल से ऊपर लगातार 3 से 4 घंटे से ज्यादा है तो वो नुकसानदेह है। जी, आजकल मार्केट में कई तरह का इस तरह का भी है कि नॉइज कैंसलेशन हेडफोन आ गए हैं जो सामान्य हेडफोन की तुलना में सुरक्षित बताए जाते हैं। क्या वाकई इस तरह का कुछ फर्क पड़ता है या कोई भी हेडफोन हो हमें 60-60 रूल्स को अपनाना ही चाहिए?
जो एएनसी करके रूल आया है वो ये कहते हैं कि वो बहुत सारी जैसी साउंड है जो कान में बाहर से भी आ सकती थी, ये अगल बगल से भी आ सकती थी, उसको वो थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी कम कर देते हैं तो थोड़ा सेफ हो जाता है। और हेडफोन में ये अभी कोई इसका स्टैंडर्ड पैमाना तो बना नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, जो ओवरहेड यूज हेडफोन्स हैं वो बेटर माने जाते हैं जो ईयर में हम लोग लगाते हैं प्लग के तौर पे। तो जो बड़े साइज के ओवरहेड हेडफोन है दे आर बेटर देन द प्लग साइज हेडफोन्स। ओके। जैसे ये जो आपने बताया इन सावधानियों के साथ ही आदमी को किस तरह के अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, किन लोगों को हियरिंग टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए, या मतलब ये टेस्ट के लिए कब जाना चाहिए? देखिए, सुनाई में कोई भी किसी भी तरह की किसी भी एज में दिक्कत अगर हो रही है, स्कूल गोइंग एज में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड एज में भी इंपॉर्टेंट है और यंग एज में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरह से कान में भारीपन, कान में सीटी या सनसनाहट, बातचीत करने के समय ऐसा लगना कि हमको कान में कुछ महसूस सा हो रहा है, तो फिर आपको तुरंत जाके एक बार ईएनटी चेकअप करा लेना चाहिए। ओल्ड एज में तो मुझे लगता है कि अगर आप 60 प्लस हैं तो आपको कम से कम साल में एक बार जाके ईएनटी डिपार्टमेंट दिखाना चाहिए। जैसे आई के लिए विजन टेस्ट होता है, वैसे कान के लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट होते हैं। तो एक वर्ष में अगर एक बार आप जाके ऑडियोमेट्री टेस्ट करा लेते हैं तो आपको अपनी श्रवण शक्ति का भी अंदाजा लग जाता है, या उसमें अगर कोई कमी आ रही है तो समय से उसका इलाज भी शुरू हो जाता है। जी, निश्चित। ये एक टेस्ट कराना तो है ही। अगर क्या इसके अलावा कोई बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, घरेलू उपाय हैं, कोई आदतें हैं जिनको हम अपना सकते हैं कानों को स्वस्थ रखने के लिए? कानों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छी चीज तो ये है कि जो हमारी एक परंपरा चली आ रही है, जो तेल डालने वाली, ये कान में पानी और तेल, कान को दोनों से बचाना चाहिए। यदि आपका कान बार बार खराब होता है, इन्फेक्शन होता है, तो कॉटन में वैसलीन लगा करना है, पहली चीज। दूसरा, नियमित अंतराल पे अगर आपको कान में दर्द बना रहता है तो अपने मन से कहीं से भी लेकर कोई भी दवा कान में ना छोड़े, क्योंकि यदि कान का इन्फेक्शन है या कान में वैक्स है या कान में फंगल इन्फेक्शन है तो ये किसी एक दवा के कारण नहीं बल्कि उसी की दवा के द्वारा ही ठीक होगा। तो घर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कान में तेल और पानी न जाए, किसी भी दवा का ब्लाइंडली इस्तेमाल ना किया जाए। थोड़े से भी लक्षण अगर होते हैं तो जाके एक सिंपल सा रेगुलर चेकअप करा सकते हैं। जी। सुनने संबंधी दिक्कतों के साथ साथ आजकल छोटे बच्चों में स्लीप एपेनिया की समस्या भी बढ़ी है। यह क्या है और माता पिता इसे कैसे पहचान सकता है? देखिए, स्लीप एपनिया बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ये स्लीप एपनिया बेसिकली एक सिंड्रोम है, स्लीप एपनिया सिंड्रोम। और जनरली छोटे बच्चों में ये ओबेसिटी के साथ भी आता है कि जैसे मोटापा बहुत ज्यादा है बच्चों में, खान पान गड़बड़ है बच्चे का। तो इसको समझने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि स्लीप एपनिया का जो बच्चा है या एडल्ट भी है तो रात को वो खर्राटे ले रहा है कि नहीं, उसके खर्राटे बहुत तेज हैं कि नहीं। दूसरा, क्या दिन में उसको हर समय सुस्ती बनी रहती है या कहीं भी दिन में 2 मिनट के लिए बैठता है तो सो जाता है। तो अगर ये दोनों चीजें बनी हुई हैं तो चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब दूसरा, स्लीप एपनिया छोटे बच्चों में क्या होता है कि कभी कभी एडिनॉइड के कारण भी, क्योंकि एडिनॉइड क्या है, एक लिम्फेटिक टिश्यू है जिसे टॉन्सिल होते हैं। तो गले के अंदर अगर टॉन्सिल बढ़े हैं और नाक के पीछे अगर एडिनॉइड बढ़ा है तो निस्संदेह उस व्यक्ति को नाक के रास्ते सांस लेने में दिक्कत आएगी। जब सांस लेने में दिक्कत आएगी तो वो खर्राटे लेगा। ये खर्राटे धीरे धीरे आपके शरीर में ऑक्सीजन की रात में मात्रा कम कर देते हैं। अब जब शरीर में से ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में जो पहुंचती है कम हो जाती है तो अचानक से झटके के साथ नींद खुलती है। नींद खुलती है तो एयर हंगर होता है। तो ये अगर बार बार ये प्रक्रिया बनी रहती है तो इसका धीरे धीरे मस्तिष्क पर भी और हृदय पर भी, दोनों पर ही इसके दुष्परिणाम होते हैं। आपने खर्राटे का जिक्र किया, क्या हर खर्राटा लेने वाला मतलब बच्चा हो या एडल्ट, क्या वो खतरे की निशानी है या ये खर्राटे लेना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है? खर्राटे, ये डिपेंड करता है कि खर्राटे रात में आप जो आपकी स्लीप साइकिल है उसमें कितनी अवधि तक है। यदि किसी समय आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है या तकिए के कारण सर ऊंचा हो जाता है और थोड़ी देर के लिए पोस्चरल चेंज के कारण खर्राटे आते हैं तो ये सामान्य है। लेकिन अगर पूरी रात आपके खर्राटे बने रहते हैं, सुबह आप उठते हैं तो आपको थकान सी महसूस होती है, बॉडी लो एनर्जी लेवल का फील करता है, दिन में आप किसी भी समय सो जाते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं आपको झपकी आ जा रही है, तो फिर ये लक्षण इस बात इंगित करते हैं कि ये आपका जो स्नोरिंग है ये अब बीमारी वाली स्नोरिंग है, ये साधारण स्नोरिंग नहीं है। आपने खान पान और मोटापे का जिक्र किया कि स्लीप एपेनिया के लिए एक कारण वो भी होता है, तो इसका इलाज क्या है? क्या सर्जरी इसका इलाज है या जीवन शैली में बदलाव करके भी इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, छोटे बच्चों में अगर स्नोरिंग है, खर्राटे, स्लीप एपनिया पे मैं नहीं बात कर रहा अभी, मैं स्नोरिंग पे पहले बता रहा हूँ कि अगर स्नोरिंग आ रही है बच्चे को और उसको लगातार स्नोरिंग के कारण उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है, तो ईएनटी चेकअप कराएं। अगर एडिनॉइड बहुत बड़े हुए हैं और टॉन्सिल बहुत बड़े हुए हैं तो सर्जिकली उसको रिमूव करके वो सामान्य जीवन जी सकता है। जनरली जो एडिनॉइड होते हैं वो टीनेज तक आते आते 13-14 साल तक अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बने हुए हैं, परसिस्टेंट किए हुए हैं, तो कभी कभी ये यंग लोगों में भी मिलते हैं और परसिस्टेंट रहते हैं तो उसको नाक की जांच के जरिए, दूरबीन की जांच के जरिए देखा जा सकता है, एक्सरे करा के देखा जा सकता है और उसका इलाज किया सकता है। यंग ऑनसेट जो एज में स्लीप एपनिया है ये थोड़ी सी ट्रबलसम इसलिए है कि जब आपके दिमाग
तक ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं पहुंचती है और उसके सारे लक्षण आपको दिखने लगते हैं, खर्राटे भी आते हैं, बॉडी लो फील करती है और सर में भारीपन बना रहता है। तो बहुत से लोग मशीन लेते हैं, सीपैप मशीन लगाते हैं और बहुत से लोग सर्जिकल जाते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, उसको फॉलो करिए। फिर उसको फॉलो करके अगर आप अपनी ओबेसिटी को कम करते हैं, अपना भोजन का समय शाम को जल्दी रख लें, सुबह नियमित व्यायाम कर लें, भोजन बहुत भारी न लें, अगर ये सारी चीज करते हैं तो ये समस्या काफी हद तक बिना सर्जरी किए दूर की जा सकती है। तो योगा और एक्सरसाइज और डाइट प्लान, ये तीनों चीजें मिलकर इसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये डाइट बहुत महत्वपूर्ण रहती है और योगा वगैरह भी। इसके साथ ही जैसे आजकल प्रदूषण के कारण भी लोगों को नाक, कान और गले से जुड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं। ऐसे में जो लोग लगातार फील्ड में रहते हैं या जिनको ऐसी जगहों पे काम करना है जहाँ पे प्रदूषण थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो लोग क्या सामान्य सावधानियां रखनी चाहिए उनको, और वो कैसे अपने नाक, कान, गले को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है मॉर्निंग में उठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका जो नासिका से लेके श्वसन तंत्र है वो एक बार पूरे दिन के लिए सक्रिय हो जाता है। दूसरा, कोविड के दिनों में जब पॉल्यूशन खत्म हो गया था तो बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो एलर्जिक ट्रीटमेंट ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत आराम मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रिकॉशन। यदि आप ढंग से प्रिकॉशन लेते हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं है, धूल है, प्रदूषण है, मास्क का इस्तेमाल जो लोग करना भूल गए हैं वो मास्क का फिर से इस्तेमाल करें। बचें, ड्यूरेशन से बचें। जैसे कि साउंड में ड्यूरेशन है वैसे इसके साथ भी है, पार्टिकल जो नाक के रास्ते होते हैं श्वसन तंत्र तक पहुंचता है और फिर वो धीरे धीरे एलर्जी और फिर एलर्जी आगे कन्वर्ट होकर अस्थमा में कन्वर्ट होती है। तो जितनी भी एलर्जिक के पेशेंट्स हैं, लगभग 40% पेशेंट बाद में धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो एलर्जी के लक्षण को पहचानें। अगर छोटे बच्चे में शुरू से ही कुछ इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, नाक बह रही है बार बार, छींकें बहुत आ रही, जुकाम बना हुआ, कान में भारीपन है, तो उसको सीधा स्क्रीनिंग कराएं उसकी कि कहीं वो एलर्जिक तो नहीं है। और यदि वो एलर्जिक है तो फिर उस हिसाब से धीरे धीरे करके उनके आसपास की सारी चीजें जो इस तरह के एलर्जेंस वाले हैं उससे उनको दूर रखें। और सेम अगेन चीजें कि अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज, ये इसका बेनिफिट इसमें भी मिलता है आपको कि आगे चल के आपके एलर्जी के लक्षण कम होने लगते हैं। जी, ये जो एलर्जी के लक्षण, बहुत सारे लोगों में ऐसी भी दिक्कतें आती है कि जैसे ही सीजन चेंज होता है वो तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं या उनका गला खराब हो जाता है या लगातार उन्हें बार बार जुकाम होता है। इसकी क्या वजह होती है? उनको क्या ध्यान रखना है? क्यों ये हर सीजन चेंज पे उनको ये प्रॉब्लम होती है? और ये सिर्फ सर्दी में नहीं, इवन गर्मी में भी उनको ये दिक्कत होती है, बारिश में भी होती है। देखिए, एलर्जी वाला पार्ट को बोलते हैं एलर्जी मार्च। होता यह है कि जब एलर्जी का सीजन आता है तो सीजन का मतलब ये कि जब पॉलिन्स निकलते हैं उस समय मैक्सिमम एलर्जी होती है। वो पॉलिन धीरे धीरे वायुमंडल में फैल जाते हैं और आपके नाक से श्वसन तंत्र तक पहुंचते हैं और वहां से एलर्जी के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और कुछ लोग पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, उनको 12 महीने कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या बनी रहती। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके लक्षण पहचाने कि अगर छींकें बनी हुई है, लगातार आंख में खुजली रहती है, तलों में खुजली रहती है, तालू में लगता है आपको ऐसा है, या साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि बीच बीच में हमारे कान भी बंद हो रहे हैं एलर्जी के कारण, या आप नाक में हमेशा एक इचिंग सेंसेशन बना रहता है, स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है, फेशियल हैवीनेस लगता है, चेहरे पे भारीपन लगता है, और आंख के नीचे अगर हल्की सी ब्लैकनिंग आ रही है तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं एलर्जी के पेशेंट हैं। और इन लक्षणों को फिर पहचानते हुए फिर जाके अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चों के लिए ये जो एलर्जी टेस्ट हो रहे हैं, ये जो स्क्रीनिंग हो रही है, एक एडल्ट जिसकी बार बार नाक बंद हो रही है या गले की समस्या से जो पीड़ित है, वो ऐसे कौन से सामान्य 4 टेस्ट हैं जो करा सकता है और इसके बारे में सामान्य जानकारी इकट्ठा कर सकता है? आप देखिए, एडल्ट अगर है तो केवल अपने लक्षणों को पहचाने वो एलर्जिक है या नहीं। किसी एक विशेष मौसम में नाक का बंद होना, नाक से पानी गिरना, छींके आना, सर में भारीपन रहना लगातार, या नाक से सांस लेने में कठिनाई होना, अगर ये 5-6 लक्षणों में कोई भी लक्षण आपके पास बार बार आ रहे हैं तो फिर सीधा अपने ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करें। मैं कहूँ कि 2-3 चीजों को अगर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन सबके पीछे एक इलाज है, वो है इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप एलर्जी से लड़ सकते हैं। बाकी एलर्जी से बचने का प्रिकॉशन है, केवल वो प्रिकॉशन को आपको फॉलो करना है। और इम्यूनिटी अच्छी करनी है तो जैसे अपनी डाइट में आंवला है, हल्दी है, शहद है, ये इनको इनकॉर्पोरेट करें तो आपको शायद एलर्जी की बहुत दिनों तक दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से हमारे श्रोता आपके दिए गए सुझावों को अपनाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे, जिससे उन्हें नाक, कान और गले से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलेगा। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे, युवाओं में ईयरफोन के लगातार इस्तेमाल से बढ़ रहे हियरिंग लॉस के खतरे पर बलरामपुर अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे ओम अवस्थी।